हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वे है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये वो 8th क्लास की फर्स्ट बुक थी जो हमने इससे पहले लगातार जो 5 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं। तो अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो अब दूसरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बुक का पहला चैप्टर ये है और इसमें इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जो भी फर्स्ट से लेके 5th तक हमने चैप्टर पढ़े तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो ब्रिटिश साम्राज्य है वे धीरे धीरे फैल रहा है और अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा है। उसी काल में हमने जो 1857 की बगावत देखी और इसके अलावा हमने बागान मिल मालिक जो हैं उनके बारे में पढ़ा जाना और किसानों का किस प्रकार शोषण हुआ और जो अनेक विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां थी वे जंगलों में कैसे घूमती रही, कैसे विचरण करती रही और किस प्रकार वे ब्रिटिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनसे बहुत अधिक मतलब उदास थे और नाराज़ थे, शोषित हो चुके थे। तो भिन्न और इसके अलावा हमने इससे भी पहले हमने जब पढ़ा था कि जो बहादुर शाह ज़फ़र है उनसे कई जो जागीरें हैं उनसे प्राप्त कर ली थी। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। जैसा कि हमने बंगाल, इलाहाबाद और इसके दौरान कई भिन्न इलाकों को देखा और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब उसी के दौरान चला। अब उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब छोटी छोटी जो भारतीय सामाजिक कड़ियाँ थी उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे। तो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा नया अध्याय शुरू होने वाला है, नया टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो इस प्रकार से है। 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। ये जो बुनकर और मील मालिक जो थे फैक्ट्री के और लोहा बनाने वाले ये बुनकर, अब इसकी भारतीय समाज में स्थिति क्या थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये 17वीं शताब्दी के सूरत के बंदरगाह का कुछ दृश्य दिखाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। जो सूरत का बंदरगाह था वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। गुजरात एक देखिए जब भारत के तटों की बात की जाती है तो भारत की जो पश्चिमी दिशा में गुजरात पड़ने वाला जो था वहाँ और इसके आगे कुछ इधर अलग हिस्सों में थोड़ा तो हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक थे। सबसे गुजरात और सूरत ये सब महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे जो कि उभरते जा रहे थे समाज में और यहाँ से मुख्य व्यापार हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जाता था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे और 18वीं शताब्दी के इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। तो क्या हुआ, ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया के व्यापारिक जो जहाज थे 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लग गए थे। 17वीं शताब्दी में जब डच भी आए थे, जब बहुत सारे देश हमारे भारत में आए थे, जैसे कि अभी हमने
इससे पहले वाले कई चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे कि फ्रांसीसी आए थे, फिर डच आए थे, और दक्षिण अफ्रीका से भी बहुत सारे व्यापारी आए थे भारत में व्यापार करने। तो ये उस शताब्दी, उस काल की बात कर रहा है कि इन सब ने बंदरगाह का अधिक इस्तेमाल किया था, और 18वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। तो आरंभ में उसका जो व्यापारिक स्थिति थी बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे वे आगे चलकर उसका जो महत्व था वो घटता चला गया। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा एवं व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। और 1880 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और जो इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन था वो दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया था। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें ये बताया है कि जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारतीय कारीगरी थी, इसके अलावा जो उद्योग थी उसकी दशा क्या थी, और आधुनिक विश्व में जो औद्योगिक क्रांति की दृष्टि में ये दोनों कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आगे चलकर इसी लौह इस्पात के कारण भिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई गई, स्थापित हुई, और साथ ही साथ क्या हुआ कि अब जो कि आगे चलकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, तो इन लौह और इस्पातों का जब निर्माण हो रहा था उससे क्या हुआ, मशीनीकरण आया। मशीनीकरण के आने से हुआ ये कि जो सामान व्यक्तियों द्वारा कई समय में तैयार किया जाता था, तो मशीन्स के आने की वजह से जो उनका उत्पादन बहुत अधिक तेज़ी से और बहुत कम समय में निर्माण होने लग गया था। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के बारे में इन सब का अनेक महत्वपूर्ण था, उसके बारे में जानेंगे। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को दुनिया के सबसे प्रमुख औद्योगिक कपड़े मशीन उत्पादन ने ही 19वीं शताब्दी में जब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कि जैसे जब मशीनीकरण हुआ, तो उससे जो कपड़े थे फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते थे, जो पहले सूत कताई की जाती थी, फिर उसको भिन्न प्रकार से अलग अलग सांचों से उसे संरक्षित रखा जाता था, और उसका हाथों द्वारा फिर उसे निर्माण किया जाता था। लेकिन वही बात आगे ये बताने का प्रयास किया है कि जब ये सब काम मशीन से होने लग गया, तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन क्या हुआ, सबसे प्रथम औद्योगिक राष्ट्र बनकर सामने आया, एक पहला देश औद्योगिकरण का निकलकर सामने आया। और 1880 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया। तो इस प्रकार उनकी जो भी उत्पादन शक्ति थी वे अधिक बढ़ने लग गई। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। बिल्कुल, जो औद्योगिकरण है उसका भारत से बहुत गहरा संबंध था, उसे हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बारे में कुछ हमने पढ़ भी चुका है, जैसे कि अध्याय 2 में देख चुके हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह जो भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी।
तो भारत से सस्ते दामों पे सामान को ख़रीदा जाता था और इंग्लैंड और यूरोप में उसे ले जाकर महंगे दामों में बेच दिया जाता था। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। और जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के जो उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे क्रय विक्रय भारी तौर पर इस पर मुनाफा होने लग गया, तो जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा इससे, और वहाँ के जो उद्योगपति भारत के अपने औद्योगिक उत्पादनों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े। प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। भारत के कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरे दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। देखिए क्या है, बंगाल पर जब अंग्रेज़ों की विजय हुई, जो हमने देखा था कि बक्सर का युद्ध, फिर बाद में आगे चल के प्लासी का भी युद्ध हुआ, तो ये सब बंगाल से ही संबंधित था। तो ये बंगाल पर उनकी सर्वप्रथम ऐसी जीत थी। इन्होंने फिर धीरे धीरे और जो भारत के अनेक जो रियासतें थी उसे अपने नियंत्रण में ले ली थी और उसे अपने तरीके से, मतलब अपनी शक्तियों का वर्चस्व वहाँ पे बढ़ाने लग गए थे। तो सबसे पहली विजय से 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। तो जो आरंभ में जो कपास की खेती हो रही थी और वहाँ पे सूत कताई होती थी, उन सब कार्य में भारत सबसे प्रथम स्थान पर था और सबसे आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए और बारीक कारीगरी के लिए पूरे भारत में बहुत अधिक विस्तृत था और मशहूर था। तो दक्षिण और पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। तो कहाँ कहाँ पे जो इसका विस्तार था, जो फैला हुआ था, वे कहाँ था? दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करिए, जिसके अंदर जावा आता था, सुमात्रा आता था, पेनांग आता था, और जो पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। जो पश्चिम हो गया, ये जो भारत का कपड़ों का विस्तार होता चला गया, उसके क्षेत्रों की बात करी है। पश्चिमी में अर्थात जो हमारे पूर्वी देश हैं उसको छोड़कर पश्चिमी देशों में और मध्य एशिया में इन कपड़ों का जो भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप के जो व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इन फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। और तो यही बात 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप के व्यापारिक जो कंपनियां थीं, यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लग गई थी। ये क्या करते, यहाँ से इसे खरीदते
और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की याद अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। तो भिन्न प्रकार की कलाकृति और चित्रकारी की बात करी है। जो वस्त्रों के अंदर भिन्न प्रकार की जो चित्र आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर रंगों का प्रयोग करके हाथी का एक सुंदर नमूना तैयार किया गया है और इसके पीछे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर या घरों की आकृति कुछ दर्शाई जाती है, वे हैं। इसके अलावा देखिए ये छोटी सी एक चिड़िया है और बहुत से ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। पटोला बुनाई, इस बुनाई का नाम है पटोला बुनाई। 19वीं शताब्दी के मध्य में पटोला बुनाई जो है वे सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इन बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो ये जो पटोला बुनाई थी ये सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में इस बुनाई को में मतलब ये बुनाई अधिक वहाँ पे प्रचलित थी और ये बुनाई अधिकांश वहाँ होती थी। और साथ ही साथ इंडोनेशिया में इन बुनाई का भारी बाजार था। जो इंडोनेशिया है वहाँ का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो जहाँ पे ये स्थानीय बुनाई वर्षों से चली आएगी, ये स्वाभाविक रूप से अपने आप में ये पारंपरिक रूप ग्रहण कर लेगी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा ईरान के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। जो यूरोप के व्यापारी थे वे प्रथम भारत में आए और जो बारीकी सूती कपड़ा इसे सबसे पहले इराक के मैसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। अरब के व्यापारियों के पास देखा कहाँ पर? इराक में अरब के व्यापारियों के पास भारतीय कपड़ा देखा। तो उससे क्या हुआ, अब इस आधार पर वह बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। इस बुनाई को मसलिन कहने लग गए। मसलिन का अर्थात जो इसे मसलिन या मलमल भी कहा जाता है। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया और जो मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत में केरल के तट पर काली तट में डेरा डाला। ये हमने आरंभ में अर्थात हमने शायद इसे 7th क्लास में ही पढ़ा था, इससे पहली वाली। तो क्या है कि जो पुर्तगाली आए थे सर्वप्रथम दक्षिणी भारत की कालीकट द्वीप पर आए थे और वहाँ पे अपना पहला डेरा डाला था। कहाँ पे? दक्षिण भारत के कालीकट जो द्वीप था वहाँ पे। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी ले गए। प्रारंभ में जो इनका आवागमन था वे मसालों के लिए था, लेकिन यहाँ की जो वस्त्र थे वे भी अपने साथ ले गए। तो इससे क्या हुआ, कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। जो कालीकट था, जो द्वीप था, उसी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, कैलिको। इसके बाद हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लग गया। क्या हुआ, इसी
सूती कपड़े को धीरे धीरे इनका नाम ही कैलिको कहने लग गए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो धीरे धीरे किसी स्थान से या किसी चीज़ से संबंधित होती चले गए। ऐसे बहुत से शब्द देखने को मिलते हैं हमें इतिहास में। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपनी नुमाइंदों के पास भेजा था। तो क्या हुआ, पश्चिमी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। और चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। देखिए चित्र 3 ये रहा। ये देखिए ये वस्त्र किस गुणवत्ता के चाहिए और कौन सी बुनाई के चाहिए। ये जो पत्र आते थे ये इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाते थे और फिर इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था और वो फिर आगे जाता था जैसे कई देशों में जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी। तो ये उसी की बात की है। ये जो है ये 1730 की लिस्ट है कपड़ों की। ठीक, इसके अलावा बाही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बाही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। तो जो किस्म है कपड़ों की कितनी है, वे 98 100 मान के ही चलिए। तो इस प्रकार के जो कपड़े की किस्म है वो भी कैसी, रेशमी और सूती कपड़े की। इतनी संख्या में कपड़ों का जिक्र किया गया है। और जो यूरोपीय व्यापारी उस सीप गुणस कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान हुआ करता था। एक थान की बात कही है, एक वस्त्र की एक ही प्रकार के वस्त्र की का जो लंबाई और चौड़ाई उसकी बात करी है। तो 20 गज लंबा होता था और 1 गज चौड़ा होता था, इतना बड़ा एक थान होता था। ये देखिए ये इस चित्र की बात की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर वही एक पन्ना 1730 का, ये है पन्ना 1730 का। ये जो ऑर्डर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन गुणवत्ता वाले वस्त्र चाहिए, इस किस्म के चाहिए। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ें की जो कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये डॉलर्स दिख रहे हैं ना, ये इन सब की जो रकम है वे लंदन में ही तय कर दी गई थी। और ये जो सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने ज़रूरी कपड़े, पहनावे और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े की थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। तो इन कपड़ों की नीलामी भी हुआ करती थी। जिस प्रकार हमने देखा था कि इससे पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़े फर्स्ट को छोड़कर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सब में हमने देखा, फिफ्थ में कम, सेकंड एंड थर्ड में ज़्यादा, कि जिस प्रकार जब जो ज़मींदार था और वे लगान नहीं चुका पाता था, समस्त गांव का जब उसके पास लगान आता था, इकट्ठा होता था और वो पूर्ण रूप से जब वो लगान नहीं
पहुँच मतलब चुका पाता था तो क्या होता था, उनके जो संपत्ति थी उसकी नीलामी कर दी जाती थी। तो उस ठीक उसी प्रकार इसमें भी कपड़ों की नीलामी की जाती थी। और देखिए ये कुछ बुनाई दिखाई गई है। जामदानी बुनाई, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था और जिस पर करधे की सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इसका जो रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत। मैंने इससे पहले क्लासेस में मैंने ये प्रश्न किया था आप सभी से कि जो उत्तर प्रदेश है उसका पुराना नाम क्या है। तो अब इसमें यहाँ पे मैं इसका आंसर देने ही वाली थी, तो इसमें अब आ चुका तो मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, वर्तमान उत्तर प्रदेश है। तो बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इसमें क्या, इसकी जो बुनाई होती थी वे स्लेटी रंग के कपड़े पे होती थी और सफ़ेद और सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था इस बुनाई में। आइए अब इसी बहस में दी गई भिन्न किस्मों के नाम देखिए। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये हैं व्यापारी सिर्ज, कोश या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिर्ज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। और हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापों के कपड़े को कहा जाता है। हम भी आज के समय में भी साधारण रूप से हिंदी का जो छींट शब्द है वे ऐसी जो फूलदार वस्त्र होते हैं, जैसे छोटे छोटे फूल और फूल पत्तियाँ उसमें चित्रित होती है, उस पर बनी हुई होती है कपड़ों पे, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो शीट्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति इन्हीं शीट शब्द से निकलकर हुई है। और हमारे यहाँ जो छीट जो रंगीन फूल और पत्तियों के लिए छोटे छापों के कपड़े को कहा जाता है। ये इसके अलावा 1880 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप के छापदार भारतीय सूती वस्त्रों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। कब? 1680 में, अर्थात 1680 में क्या हुआ, इंग्लैंड में छापदार सूती कपड़ों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और आकर्षक फूल पत्तियां और बारीकी रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। तो क्या था कि जब इतनी अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र भारत के जो निर्मित वस्त्र थे बाहर देशों में जाते थे, तो उनकी गुणवत्ता से प्रभावित होकर उनकी मांग और अधिक बाहरी देशों में बढ़ने लग गई। और इंग्लैंड के जो राइज ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। इंग्लैंड के मतलब बहुत से ऐसे बड़े राजघराने ही नहीं, यहाँ तक कि महारानी जो थी
वे भी अपने जो छीट वस्त्र थे भारत से निर्मित हुआ करते थे और यहाँ से जाते थे, वो इन कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करती थी। इसके अलावा जो आगे नाम आता है बांडाना, ये शब्द है, ये भी एक छपाई का नाम है। बांडाना शब्द का इस्तेमाल सिर या गले पर पहनने वाले चटक रंग के छापदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। तो जो बांडाना शब्द है ये उसके लिए किसके लिए कहा जाता है, जो सिर पर कपड़ा बांधते हैं, जो चटक अर्थात जो बहुत गहरे रंग का कपड़ा होता है और वे भी छापदार, कढ़ाई वाला नहीं, छापदार और गुलूबंद के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये शब्द हिंदी के बांधाना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसे बहुत सारे किस्म के कपड़े आते थे और जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। तो ऐसे भिन्न प्रकार के कपड़े आते थे कि जिन्हें चटक रंग में बनाया जाता था और भिन्न कढ़ाइयों के कढ़ाई नहीं मतलब छींट जो कलाकारी थी उसके अनुसार और गहरे रंग में हुआ करता था। देखिए ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो बारीक कपड़े की छपाई छींट 19वीं शताब्दी के मध्य में छींट का जो एक वस्त्र उदाहरण का ये नमूना है और ईरान और यूरोप में निर्मित होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। ये ईरान में और यूरोप में अधिकांश प्रयोग किया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है और कासिम बाजार पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के भिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो भिन्न स्थानों पर जो जैसे कि कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया और कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया और चारपुर हो गया, इन सभी स्थानों पर इन कपड़ों का, भारतीय कपड़ों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था, जिसके कारण क्या हुआ, जो भारत में विश्व में भारत के जो वस्त्र थे वे और अधिक फले फूले और मशहूर हुए, इनकी मांग और अधिक बढ़ी। तो ये देखिए ये जो बंडाना डिज़ाइन का एक उदाहरण है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ और कपड़े के मध्य में ये गुजरती लकीर देखिए, ये जो ये है इसकी बात की है। और आप जानते हैं यह क्या है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांधकर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बांडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान, गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा
18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन एवं रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड में छापदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। तो क्या है, इस संयोगवश इत्तेफाक से कहा जाए, ये जो कानून पारित किया था, छींट के कपड़े पर पाबंदी लगा दी थी 1720 के दशक में, क्योंकि जो वहाँ की सूती वस्त्र, वहाँ के जो ऊनी वस्त्र थे और जो भी उत्पादन करता थे इंग्लैंड के, उन पर गहरा असर पड़ता था, क्योंकि जो भारतीय वस्त्र थे वे विश्व में अधिक विख्यात थे और अधिक उनकी मांग बहुत अधिक थी। तो इस कारण उनकी मांग ये थी कि भारतीय जो छींट के कपड़े, जो वस्त्र आ रहे हैं भारतीय, उन पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ऐसा नियम लगाया गया और निकाला गया। तो उस जो अधिनियम निकला उसका भी नाम इत्तेफाक से कैलिको पड़ गया। और उस समय इंग्लैंड के नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेजी कपड़े उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। यही बात अभी हमने देखी। जो इंग्लैंड के उत्पादन करता थे, जो कपड़ों का उत्पादन करते थे, वे ये चाहते थे कि जो भारतीय वस्त्र आ रहे हैं, जो भी भारतीय वस्त्र, उस पे पाबंदी लगा दी जाए। वे इस इंग्लैंड में नहीं बिकने चाहिए। तो ताकि जो पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का ही कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। आप सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े और इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। तो क्या हुआ, अब इस प्रकार के कानून आए और तो सरकार ने भी संरक्षण प्रदान किया। इंग्लैंड की जो सरकार थी, उन्होंने इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया। और अब क्या हो गया, अब सफ़ेद मलमल या फिर बिना मांड वाला कोरे भारतीय जो कपड़े थे, पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लग गए। अब ये वस्त्रों का, भारतीय वस्त्रों का अवगमन कम कर रहे हैं और ठीक उसी ही प्रकार की गुणवत्ता वाला जो वस्त्र है वो इंग्लैंड में ही उत्पादन कर रहे हैं। तो भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लग गई थी। और 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। अब क्या हुआ, जो इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों की जो होड़ हो रही थी वो तो थी ही, इसके साथ ही साथ इंग्लैंड ने तकनीकी सुधार की इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की ज़रूरत दिखाई दी। और 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी 1764 में ये मशीन थी जो कि सूती
जो सूत कताई होती थी और कपड़ों का निर्माण, ऐसी कई मशीनें निर्मित हुई। तो उसमें से एक 1764 में जॉन के जो थे, उन्होंने स्पिनिंग जेनी नामक एक आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों के उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। जो सूती तकलियों द्वारा सूती जो सूत होता, जो कपास होता था, उसकी बात करी है। और 1786 में रीच्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। देखिए, इधर 1764 में और इधर 1786 में, इधर किसने, जॉन ने, और यहाँ पर रीच्ड आर्कराइट ने, इन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। सूती कपड़े को किस में बदल दिया, एक क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारे कपड़े बेहद कम कीमत पर तैयार किए जा सकता था। देखा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो ये सब मशीनें हैं, मशीनों का आविष्कार होने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन होने लग गया था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। इन सब का उत्पादन इंग्लैंड में, इन सब का उत्पादन होने के पश्चात भी भारतीय वस्त्र का दबदबा या भारतीय वस्त्र की मांग अधिक बढ़ती चली गई। और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय जो कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। किसने डचों ने और फ्रांस ने और ब्रिटिश ने और अन्य यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी, इन सब ने अधिक मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। ये जो कंपनियां हैं, भारत आकर ये जो कंपनियां हैं, भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिली तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति की सत्ता मिली, इससे पहले जब उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं थी, तो वे सोने और चांदी इंग्लैंड से मंगाकर फिर उससे व्यापार किया करते थे जब उन्हें आर्थिक धन की आवश्यकता होती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता मिली, अर्थात जब उन्होंने बक्सर और प्लासी का युद्ध जीत लिया और इसके पश्चात उन्होंने पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति और अधिक बढ़ी, क्योंकि वहाँ से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था और जो वहाँ का नवाब था वो कठपुतली था, उसे हर महीने एक जो राजस्व होता था वो कंपनी को प्रदान करना होता था। तो इस कारण की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे और अधिक मजबूत हो गई। इससे क्या हुआ, उन्हें अब इस सोने और चांदी को भारत में मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अध्याय 2 में देखिए, भारतीय जो चीज़ खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। अध्याय 2 हमने अध्याय 2 में पढ़ा था ना कि किस प्रकार बक्सर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, उसी की बात की है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसों से कपड़ा खरीदने लगी। तो अभी हमने यही बात की गई है कि जब बंगाल पर उनका अधिकार हो गया तो
तो क्या हुआ, अब उन्हें बाहर से सोने चांदी मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये देखिए स्पिनिंग जेनी जो मशीन है उसके बारे में, एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जो पहिया है, जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तो वो तकलियों के माध्यम से जो सूत की कताई की जाती थी, ये उसी की बात की जा रही है। और ये देखिए ये कुछ दृश्य दिखाया गया है। कोची स्थित डच बस्ती का समुद्र से दृश्य। कोचीन में जो ये डच बस्तियां थी उनकी बात की है। और 17वीं सदी में, ये 17वीं शताब्दी का दृश्य है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, भिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी और कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए, जो कोचीन है उसके चारों तरफ किलेबंदी है, ये डच की बस्तियां हैं। इसके अलावा ये देखिए कुछ बुनकर केंद्र 1500 से 1750 के दशक के अंतर्गत। अगर आप पहले हम इन्हें देख लेते हैं, फिर ऊपर अब उस पर दृष्टि डालेंगे। अगर आप इस नक्शे को देखते हैं तो पाएंगे कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था और डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखिए कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़क भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। और पूर्वी अर्थात अब बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल स्थित ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखते हैं तो मद्रास से उत्तरी एवं आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। तो बुनाई के भिन्न केंद्र दिए गए हैं। जैसा कि ये देखिए, ये सफ़ेद वस्त्र और चेक और धारदार वस्त्र, सिड्ज वस्त्र और सिल्क, ये सभी कपड़ा उत्पादन केंद्र थे। जैसे कि ये देखिए लाहौर पंजाब, समाना सरहिंद दिल्ली, आगरा जयपुर राजस्थान, पत्तन अहमदाबाद गुजरात, काम्बे सूरत और बम्बई और बंगाल और कोलकाता, ये सब जो 18वीं शताब्दी के आखिर में बुनकर के कुछ ये मुख्य केंद्र थे वस्त्र बुनकर के। बुनकर कौन थे?